Oligosaccharides are basically water-soluble polymers of few condensed monosaccharides. और जब हमने few का वर्ड यूज किया तो इट मीन्स ये 3 से लेके 9 तक जो है वो इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जो है वो लिंक्ड होते हैं। फर्स्ट 1 और 2 को किस लिए मिस किया है कि वो डाइसेक्राइड्स थे, और डाइसेक्राइड्स दे वर पार्ट ऑफ शुगर्स। अब 3 से लेके 9 तक को हमने लिगोसेक्राइड्स बोलना है बाय डेफिनेशन, और जब नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इनके आपस में 10 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड का वर्ड यूज होगा, जो कि हम इसके बाद कवर करेंगे। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फूड्स आर homopolymers of glucose और heteropolymers of glucose। होमो किसको कहते हैं? सेम को। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को। पॉलीमर्स कहते हैं एक से ज्यादा। और होमोपोलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज से मुराद क्या है कि ये ग्लूकोज के आपस में यूनिट्स जो हैं वो लिंक्ड होंगे, यानी 3 से लेकर 9 तक। और इसी तरह हेट्रोपोलीमर्स में क्या हो सकता है कि बाकी भी जो हमने पढ़े हैं मोनोसेक्राइड्स, जिसमें ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये भी बेसिकली इस चेन का हिस्सा बन सकते हैं। 3 से लेके 9 तक जो यूनिट आपस में कंडेंस्ड फॉर्म में लिंक्ड हैं, उनमें से कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी तीनों मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर एक ही टाइप के हैं तो उसके लिए होमोपोलीमर का वर्ड यूज किया जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर हेट्रोपोलीमर्स का, यानी ग्लूकोज के साथ साथ कुछ और भी आ जाएंगे। ठीक है, इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें रेफिनोज, स्टेचियोज, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स हैं बेसिकली। आगे हम बात करेंगे कि रेफिनोज जो है ना वो ट्राइसेक्राइड है, स्टेचियोज जो है वो टेट्रासेक्राइड है, यानी 4 उसमें मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक हैं। तो और वो कौन कौन से हैं? Physiological functional oligosaccharides are basically short chain polysaccharides that meet 2 specific requirements. इनका रोल जो है ना, ये स्वीटनेस नहीं दे रहे। ठीक है, स्वीटनेस अब शुगर्स नहीं देनी है, और कुछ पॉलीसेक्राइड्स जब उनको ब्रेकअप करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो वहां से हमें स्वीटनेस मिलेगी। इसका मतलब है कि ये बॉडी में स्वीटनेस के अलावा कुछ और काम करते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया? फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी बॉडी के कुछ फंक्शंस को, बेसिक फंक्शंस को रेगुलेट करने में ये असिस्ट करते हैं। अब इनके लिए 2 शराइत होना जरूरी है। नंबर 1, एक तो ये है कि दीज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन गैस्ट्रिक जूसेस, जस्ट लाइक डाइटरी फाइबर, ये सारा रास्ता जो है ना वो पास कर जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स या ऐसे केमिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते कि जो इनको ब्रेकअप कर सकें। तो फिर इनका आगे कहाँ जाके और क्या काम होता है? These are consumed by beneficial bacteria in colon, the bifidobacteria। तो कॉलन के अंदर, जो कि आप समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम से पहले वाला पोर्शन है, और वहां पे वेस्ट मटेरियल जो होता है फीकल मास की फॉर्म में वो स्टोर होता है, और वहां पे भी ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि इन्होंने उस वेस्ट में से भी मजीद यूजफुल चीजें जो है उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसके अलावा वहां पे टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं, उन टॉक्सिक कंपाउंड्स को भी लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना, ठीक है, या उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स को मिटिगेट करना, ये इनका फंक्शन है। इन बैक्टीरिया को हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स का क्या है? बेसिकली लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इनके मेन सोर्सेज क्या हैं? जितनी फर्मेंटेड फूड्स हैं, दूध है, दही है, या कोई और फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, सॉसेजेस हैं, ये स्पेशली इनका जो है वॉल्यूम या इनका जो नंबर है ना उसको इंक्रीज करेंगे बॉडी के अंदर, और अल्टीमेटली गट हेल्थ जो है ना वो बेहतर रहेगी। अब इनको जिंदा रहने के लिए भी फूड की जरूरत है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर इनको इनकी पसंद की जो खुराक है वो दी जाए। तो ओलिगोसैकराइड्स बेसिकली एक्ट
as food for the Bifidobacteria. It means बाइफिडोबैक्टीरिया जो खुद तो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं, लेकिन जो इनकी फूड है उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। और बोथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स जो हैं ये हेल्दी समझे जाते हैं। ये बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने में असिस्ट करते हैं। जी, ये एग्जांपल है भाई, अभी हम बात कर रहे थे हेट्रोपोलीमर्स और होमोपोलीमर्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो एग्जांपल आपको मैं दूंगा। सुक्रोज अगर हम कहें जो डाइसेक्राइड है तो वो किससे मिलके बनता है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से। अब अगर ये डाइसेक्राइड के साथ एक और मोनोसेक्राइड अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल GAL स्टैंड फॉर ग्लैक्टोज, तो ये 3 जो कंपाउंड्स होंगे जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेफिनोज। और चूंकि ये 3 है तो हम इनको ट्राइसेक्राइड्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर एक और ग्लैक्टोज आ जाए तो फिर इनको हम बोलेंगे स्टैचियोज। क्लियर हो गया भाई? अब ये हेट्रोपोलीमर की एग्जांपल है कि जिसमें ग्लूकोज भी है, जिसमें फ्रुक्टोज भी है, जिसमें ग्लैक्टोज के भी एक से ज्यादा यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टैचियोज इज बेसिकली टेट्रासेक्राइड। इसमें 4 जो है वो मोनोसेक्राइड्स जो है वो आपस में लिंकेजेस, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, उसके थ्रू ये आपस में लिंक्ड है। इसको आपने याद रखना है भाई, अगर आपसे रेफिनोज पूछा जाए तो यू शुड नो दैट इट इज अ ट्राइसेक्राइड। ठीक है, और सेकंड क्या याद होना चाहिए कि ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना है। और अगर आपसे बात की जाए स्टैचियोज की तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर टेट्रासेक्राइड्स, और इसमें अलोंग विद जो हमने रेफिनोज में जो 3 यूनिट्स उनके साथ एक और ग्लैक्टोज यूनिट आ जाए तो अल्टीमेटली ये स्टैचियोज बन जाते हैं, टेट्रासेक्राइड्स बन जाते हैं। इनके आगे फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, ब्रॉडली तो मैंने कह दिया कि जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और गट हेल्थ के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो आगे हम इनका भी देखते हैं भी, प्लस माइनस जो भी हैं। ओलिगोसेक्राइड्स अकर एज फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स इन अनियंस एंड गार्लिक, यानी अगर आप प्याज और अदरक ये खाते हैं तो ये फंक्शनल फूड का काम करता है, यानी इसमें अदर देन न्यूट्रिएंट्स हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो वो फूड्स जिनके अंदर बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा, यानी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स वाले को कंपाउंड्स पाए जाए, उनको हम फंक्शनल फूड्स बोलते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर बेसिकली फंक्शनल फूड्स, और इसकी एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो अनियंस एंड गार्लिक। इसके अलावा ये ग्लैक्टोलिगोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, जिसमें ग्लैक्टोज के यूनिट्स होंगे। और अभी हमने बात की है रेफिनोज की और स्टैचियोज की, और हमने देखा कि रेफिनोज में एक ग्लैक्टोज था, जबकि स्टैचियोज में 2 ग्लैक्टोज यूनिट्स जो हैं वो लिंक थे विद द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। Raffinose and stachioz are not completely broken down into monosaccharides by the intestinal enzymes. Hence, these are not absorbed in the small intestine. और अगर absorption नहीं होती तो metabolism नहीं होगा, क्योंकि ये absorb होके ये डिटॉक्सिफाई होते हैं, लिवर में से गुजरते और फिर सेलुलर लेवल पे इनका मेटाबॉलिज्म होता, तो फिर उसमें से एनर्जी या बाकी चीजें आनी थी ना। तो ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन वाली स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन वाले हिस्से में, और वहां जाके ये क्या काम करते हैं, ये प्रोबायोटिक की फूड का काम करते हैं। दे एक्ट एज प्रीबायोटिक and supply nutrients or serve as a food for the probiotics. These are metabolized by the microorganisms, और इनका नाम भी हमने ले लिया था, Bifidobacteria, which are present in the colon, producing lactate and gas, resulting in diarrhea and bloating. यानी बाज दफा लिगोसेक्राइड्स का इस्तेमाल ज्यादा हो जाए
एक तो हमने बात की है ना अनियंस और गार्लिक की, लेकिन इसके अलावा दालों के अंदर भी इनकी क्वांटिटी पाई जाती है, पल्सेस के अंदर। और यही वजह है कि अक्सर दाल खाने के बाद बंदे को गैस होने के चांसेस होते हैं। ब्लॉटिंग किसको कहते हैं? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी बेली पोर्शन जो है ना उसकी डिस्टेंशन हो जाना ड्यू टू स्वॉलोड एयर आर द इंटेस्टाइनल गैस प्रोडक्शन। बाज दफा अगर आप फ्रेश सैलड खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स आप एज अ सैलड खाते हैं, तो वो उनके अंदर जो हवा ट्रैप होगी वो भी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो एक तो वो सोर्स हो सकता है डिस्टेंशन का, और दूसरा सोर्स हो सकता है कि बॉडी में फर्मेंटेशन हो रही है, वहां पे जो है ना वो गैस प्रोडक्शन हो सकती है। तो कुछ इंडिविजुअल्स को डायरिया का मसला होगा और कुछ इंडिविजुअल्स को ब्लॉटिंग हो सकती है। बाज दफा हम कहते हैं कि बीन्स खाने चाहिए। बीन्स खाने का फायदा हम क्या बताते हैं कि वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन क्यों नहीं होगा? कि बीन्स खाने के बाद थोड़ा सा बीन्स अगर आप खाएंगे ना क्वांटिटी एज अ सैलड, मिक्स बीन्स, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी जल्दी फुलफिल फील करेगी। आपका स्टोमिक जब ऐसे लगेगा जैसे फिल हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो ज्यादा से रहेगा। और उसकी एक रीजन ये भी है ब्लॉटिंग वाली, यानी आपकी बैली जो है ना वैसे लगेगी जैसे डिस्टेंड की हुई है, जैसे आपने बहुत ज्यादा स्टफ आज खाया होगा, लेकिन खाया तो कम होता है ना। और बीन्स के अंदर इतनी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है जितना कि ये, कैलोरीज नहीं है जितनी के फैट वाले सोर्स के अंदर या स्टार्ची सोर्स के अंदर हो सकती हैं। अल्टीमेटली उससे भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो फिर आपकी वो जो वेट गेन वाला एलिमेंट जो है उसको आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में यही आता है कि इसमें ब्लॉटिंग और डायरिया होने के चांसेस हैं। ये बड़ी पॉपुलर गिने जाते हैं ओलिगोसैकराइड्स, और ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है? जापानीज के पास। जापानीज वो वाहिद नेशन है जिन्होंने ये टर्म निकाली थी फंक्शनल फूड की, जिन्होंने कहा था कि भाई फूड सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स मिले, बल्कि फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। और उनके ख्याल में फूड को ये एज अ मेडिसिन यूज करना चाहिए। जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़े, फूड को ही मेडिसिन का रोल प्ले करना चाहिए। योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। अब ये कितने खाने चाहिए? अब दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो फूड्स जिनके अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे पल्सेस हैं, अनियन है, गार्लिक है, इनको यूज किया जाए डेली डाइट के अंदर। डेफिनेटली हम करते हैं। हम ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें ये सालन के अंदर आप देखते हैं ना भाई, अदरक भी डलता है, अनियंस भी डलते हैं। अनियंस आप वैसे भी खाते हैं एज अ सैलेड। और दूसरा तरीका क्या है कि इनको इन चीजों से प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, और एक्सट्रैक्शन के बाद इनको जो है यूज किया जाए। और कितनी क्वांटिटी? 2 to 3 ग्राम्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर हम पूछते होते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिगोसेक्राइड्स is required on daily basis to have the physiological functions in the body. So this is 2 to 3 ग्राम। अब ये करेंगे क्या? ये 2 से 3 ग्राम खाएं, या आप अदरक, अनियन और सोयाबीन या और पल्सेस खाएं, फायदा क्या होंगे? दे हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ बाइफिडोबैक्टीरिया, reducing number of detrimental bacteria including pathogenic organisms, reduce toxic metabolites and deleterious enzymes। एक तो उन्होंने उनका नंबर बढ़ाना है जाके, और दूसरा उनकी मदद से जो नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स वहां पे बन रहे हैं उनका किसी तरीके से कमी करनी है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी वेस्ट में से, कचरे में से कोई चीज मिल सकती है, उसको प्रोड्यूस करेंगे। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोटेक्ट लिवर फंक्शन। तो ये गट मूवमेंट को भी चूंकि रेगुलेट कर रहे हैं, तो फिर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और लिवर का फंक्शन क्या है? बेसिकली वो गाल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, उसके अंदर जो बाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बाइल जो है उसका अगर कंपोजिशन देखें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। तो एक तो लिवर का फंक्शन है ना डिटॉक्सिफिकेशन करना, और दूसरा उसका काम है बाइल प्रोड्यूस करना। तो बाइल जो है ना ये जितना बॉडी से निकलता जाएगा उसी हिसाब से पीछे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में कम होता जाएगा। ठीक है? तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो भी
लिवर के इम्प्रूव हो जाते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करने में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और ये सारा कैसे पॉसिबल है? मैंने आपसे पहले दिन इस बात की थी कि अगर आपका गट जो है ना उसकी हेल्थ ठीक हुई, अगर वो रेगुलेट हो गया, तो बहुत सारे मसले मसाइल वैसे खत्म हो जाते हैं। तो अगर टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो कॉलन में बनने बंद हो जाएं, तो बहुत सारे कैंसर जो है ना वो उनसे बचा जा सकता है। इसके लिए जो यूजफुल कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली दे प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट कर देंगे, और दूसरा यहाँ पे ये चीजें जो है वो बॉडी की पीएच को मॉडिफाई करेंगी और प्रोटेक्शन का काम करेंगी। प्रोड्यूस सम एंटीबायोटिक मटेरियल्स। अब इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर ये भी एबिलिटी है कि ये कुछ एंटीबायोटिक स्टफ जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बायोफिडो बैक्टीरिया जो है ये एंटागोनास्टिक इफेक्ट रखते हैं। एंटागोनास्टिक कहते हैं जो अपोनेंट होते हैं, अपोजिट, या दो किस्म का जिनके अंदर इफेक्ट होता है। तो एक तो हमने ये कहा ना कि ये बायोफिडो बैक्टीरिया जो है ये सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ पुट्रीफेक्टिव एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पुट्रीफेक्टिव जो स्मेल काज करते हैं, चीजों को रेंसिड कर देते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, पैथोजेनिक डिजीज काज करते हैं। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को ये सप्रेस करते हैं, और इसके साथ साथ रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, यानी वो जिनसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं वो कॉलन में डेवलप हो जाएं, और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के कैंसर्स को लीड करें। तो भाई ये आपने अच्छी तरीके से इसको याद रखना है कि ओलिगोसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, और कितनी क्वांटिटी जो है वो इनको एज अ फंक्शनल फूड के तौर पे यूज करनी चाहिए, और फिर इनके बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट कम्स पॉलीसेकेराइड्स।